और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। कानपुर पहुंच गए हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। आग से हुए नुकसान का जायजा ले रहे हैं। दरअसल यहां कपड़ा बाजार में भीषण आग लगी और 500 दुकानें अब तक जल जाने की खबर है। बड़ा नुकसान हुआ है और मौके पर पहुंचे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। कानपुर के एक बड़ा कपड़ा मार्केट में आग लगी है। कई दुकानें चपेट में आ गई। आग से बड़ा नुकसान हुआ है और कहा जा रहा है कि अब तक इस आग की चपेट में आने से कई सौ दुकानें जलकर खाक हो चुकी हैं। एक हौजरी के कॉम्प्लेक्स में आग लगी है और वहीं छोटी छोटी दुकानें हैं। सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट ये कानपुर का है, जहां पर अचानक आग लग गई। यहां पर होलसेल का काम होता था। कपड़े के हौजरी मार्केट में ये आग लगी है और करीब 500 दुकानों में ये आग लगी हुई है। बताया जा रहा है कि रात 1 बजे ये आग लगी थी और तभी से ही यहां पर दहशत का माहौल है। 4 कॉम्प्लेक्स तक ये आग जा पहुंची। इन तमाम कॉम्प्लेक्स के अंदर जो दुकानें हैं वो सभी चपेट में आ गई। ये सभी होलसेल कपड़ों की दुकानें बताई जा रही हैं और मौके पर जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आग से हुए नुकसान का वो जायजा ले रहे हैं। रात भर फायर फाइटर्स आग बुझाने की कोशिशें जो थी वो करते रहे और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि चारों तरफ धुआं फैला हुआ है। बाहर तो लपटें नजर नहीं आ रही हैं। बाहर की आग को काबू कर लिया गया है, लेकिन पूरी तरीके से इस जगह को सेफ डिक्लेयर नहीं किया गया। चूंकि अंदर कपड़े हैं इसीलिए अभी भी आग कहीं धधकती हुई अंदर ना हो, इसलिए पूरे जोन को सिक्योर किया जा रहा है। फायर फाइटर्स अभी भी कवायद में जुटे हुए हैं। दुकानों को और आसपास जो दुकानें और कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको खाली करा लिया गया है। लगातार एक एक करके फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर पहुंचकर पानी की बौछारें कर रही हैं। और ये देखिए, थोड़ी देर पहले की ये तस्वीर है, किस तरह इस कॉम्प्लेक्स के आसपास आप धुआं देख सकते हैं। कुछ लपटें जो खिड़की के अंदर नजर आ रही हैं। अभी भी आग धधक रही है। बीती रात 1 बजे से आग लगी थी और कुल 500 दुकानों को अपनी चपेट में ले चुकी है। और अगली खबर है बरेली से, जहां पर पहुंच गई है प्रयागराज के पुलिस। अशरफ को लेने के लिए कल सीजेएम कोर्ट में अशरफ की पेशी है। उमेश पाल हत्याकांड का ये मामला है और इसी मामले में अशरफ को कल सीजेएम कोर्ट में पेश किया जाना है। और खबर ये भी आ रही है कि अशरफ की रिमांड लेने की कोशिश होगी एसटीएफ की, प्रयागराज पुलिस की। उमेश पाल हत्याकांड जो कि 24 फरवरी को हुआ था और इस मामले में अशरफ, अतीक अहमद, शाइस्ता परवीन, असद समेत अतीक अहमद के कई और गुर्गे आरोपी हैं। और इसी मामले में अशरफ को लेने के लिए बरेली पहुंची है इस वक्त प्रयागराज की पुलिस। बड़ी खबर आ रही है, अभी हाल ही में अशरफ की कोर्ट में पेशी हुई थी उमेश पाल अपहरण मामले में और उस केस में अशरफ को अदालत ने बरी कर दिया, दोष मुक्त कर दिया था एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने। लेकिन अब उमेश पाल हत्या मामले में अशरफ की पेशी होगी और ये पेशी सीजेएम के कोर्ट में होगी। कल पेशी होनी है, जिसके लिए आज प्रयागराज की पुलिस बरेली जेल पहुंची है। सर्वेश दुबे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर्वेश, अभी अशरफ को लाया गया था प्रयागराज, पेशी हुई, वापस ले जाया गया बरेली जेल और फिर लेने पहुंच गई है पुलिस। बताएं जरा कि अब सीजेएम कोर्ट में कल पेशी होगी, उसके बाद और क्या कवायद पुलिस की ओर से होगी? देखिए, उमेश पाल मर्डर केस 24 फरवरी को हुआ था। उसमें अशरफ भी नामजद अभियुक्त है और अशरफ बरेली जेल में बंद है। उस समय जब यहां पर अशरफ को लाया गया था तो वो उमेश पाल अपहरण केस में उन्हें लाया गया था और उमेश पाल अपहरण केस में ही उन्हें वहां पर लाया गया था। उमेश पाल अपहरण केस में 28 मार्च को एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट द्वारा सजा सुनाया जाना था और कोर्ट ने सजा सुनाई दी थी, लेकिन अशरफ को बरी कर दिया था। और उस वक्त ही ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर पुलिस ने उमेश पाल अपहरण केस में किस वजह से कोई रिमांड नहीं बनवाया। लेकिन अब ये जानकारी मिली कि 28 मार्च को ही पुलिस ने आदेश हासिल कर लिया था और उसी आदेश के तहत प्रयागराज पुलिस अब बरेली जेल पहुंची है और अशरफ को ला रही है। बताया जा रहा है कि कल सीजेएम कोर्ट में अशरफ को पुलिस पेश करेगी और प्रयागराज पुलिस पेश करने के बाद जुडिशियल कस्टडी रिमांड मंजूर कराएगी और जिस जुडिशियल कस्टडी रिमांड मंजूर होने के बाद पुलिस कस्टडी रिमांड मांगेगी और माना जा रहा है कि 14 दिन की कस्टडी रिमांड ले सकती है और 14 दिन की कस्टडी रिमांड लेकर पुलिस अशरफ से पूछताछ करेगी। उमेश पाल शूटआउट केस में अशरफ का भी नाम सामने आया था और ये बताया गया था बिल्कुल, और इस मामले में भी अब जांच पड़ताल तेज हो गई है। जी हाँ
सर्वेश बने रहे इस वक्त हमारे साथ। तो अशरफ को कल सीजेएम कोर्ट में पेश किया जाएगा और इसी के लिए बरेली गई है प्रयागराज की पुलिस। 400 किलोमीटर की ये दूरी है जिसे तय करने में पिछली दफा 5 से 6 घंटे का वक्त लगा था। अब देखना होगा कि आज कब तक वहां से पुलिस अशरफ को लेकर निकल पाती है। उमेश हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। अतीक को भी लाया जा सकता है प्रयागराज, साबरमती जेल से लाया जा सकता है अतीक अहमद को। अशरफ के बाद अतीक को भी प्रयागराज लाया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको उमेश पाल मर्डर केस से जुड़ी हुई बता रहे हैं। इससे पहले प्रयागराज की पुलिस की एक टीम बरेली पहुंची है अशरफ को लाने के लिए, जहां पर तमाम प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। खबर यह है कि देर शाम अशरफ को लेकर पुलिस बरेली से प्रयागराज के लिए रवाना हो सकती है। और इन सब के बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है कि अतीक को भी प्रयागराज लाया जा सकता है। बहुत जल्द अतीक को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा सकता है। उमेश पाल किडनैपिंग मामले में उसको उम्र कैद की सजा हुई है, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड मामले में भी अतीक, उसकी पत्नी शाइस्ता और अशरफ आरोपी हैं। ऐसे में अतीक को भी प्रयागराज मिलाकर उससे पूछताछ की जा सकती है। ये कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। उसकी भी जुडिशियल रिमांड मांगने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जाएगी। उसके बाद ये खबर है, ये चर्चा है कि अतीक को भी साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा सकता है। प्रयागराज से सर्वेश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, चर्चा यह भी है कि अतीक को भी साबरमती जेल से एक बार फिर से प्रयागराज लाया जा सकता है। आपके पास क्या जानकारी? देखिए, निश्चित तौर पर अतीक अहमद को भी निश्चित तौर पर पुलिस प्रयागराज लेकर आएगी। दरअसल अतीक अहमद उमेश पाल हत्याकांड में, शूटआउट कांड में भी, जिसमें कि जो सरकारी गनर भी मारे गए थे, उसमें आरोपी है। हालांकि अब उमेश पाल अपहरण केस में प्रयागराज की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है, जिसके बाद अब वो 43 साल के अपने आपराधिक जीवन में सजायाफ्ता मुजरिम हो गया है और वो साबरमती जेल में बंद है और 1752 उसका कैदी नंबर भी अलॉट हुआ है। लेकिन अब उमेश पाल शूटआउट केस में चूंकि पुलिस को अपनी जांच आगे बढ़ानी है, तो इसलिए अतीक अहमद को भी लाया जाएगा। इसके लिए चूंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 3 जून 2019 को नैनी सेंट्रल जेल से अतीक अहमद को साबरमती जेल शिफ्ट किया गया था। तो इसलिए अब सरकार को इसमें सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेनी होगी और सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद ही अतीक अहमद को यहाँ पर लाया जा सकेगा। और यहाँ पर अतीक अहमद को लाने के बाद पहले जुडिशियल रिमांड मंजूर कराने की पुलिस कोशिश करेगी, उसके बाद कस्टडी रिमांड पे लेकर अतीक अहमद से भी पूछताछ की जाएगी। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि अशरफ के बाद अब बारी जो है वो अतीक अहमद की है, क्योंकि इसमें तमाम जो अभियुक्त हैं वो नामजद, वो फरार हैं। 5 शूटर्स जो है जिन पर 5-5 लाख का इनाम है। अतीक अहमद का तीसरा बेटा असद, साबिर और इसके साथ साथ अरमान, मोहम्मद गुलाम और इसके साथ साथ बमबाज गुड्डू मुस्लिम, ये तमाम जो शूटर्स हैं जिन पर 5-5 लाख का इनाम है, ये सभी फरार हैं। और खुद माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, जो कि नामजद अभियुक्त हैं, उन पर 25,000 का इनाम है, वो भी फरार है। तो तमाम फरार अभियुक्तों को 1 महीने से ज्यादा हो गया, पुलिस नहीं पकड़ पाई है। लेकिन अब चूंकि अतीक अहमद और अशरफ दोनों आरोपी है, तो अशरफ को ला रही है पुलिस। बिल्कुल अशरफ को ला रही है। और इस बीच कयास ये भी तेज है कि क्या अतीक भी प्रयागराज लाया जाएगा, कब लाया जाएगा, कैसे लाया जाएगा, इस पर अब स्पष्ट जानकारी आनी बाकी है। बहुत शुक्रिया सर्वेश अपडेट के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से अगली खबर, अपार्टमेंट में भीषण आग लगी हुई है। गुडम्बा के कुर्सी रोड के अपार्टमेंट में आग लगी है। कुर्सी रोड के स्मृति अपार्टमेंट में इस वक्त आग लगी हुई है और आग से अपार्टमेंट में अफरा तफरी का माहौल है। आप तस्वीर देख सकते हैं, फ्लैट नंबर 707 में ये भीषण आग लगी है और ये आग जो है वो बालकनी एरिया से बाहर की तरफ लपटे आती हुई दिख रही है। आसपास लोग दहशत में हैं क्योंकि एक बिल्डिंग है, 707 नंबर अपार्टमेंट में ये आग है, तो इसलिए जो ऊपर और नीचे के फ्लोर के लोग हैं वो खास तौर पर इस वक्त दहशत में है। पूरी बिल्डिंग के लोग इस वक्त जो है वो नीचे आ चुके हैं। कुर्सी रोड के स्मृति अपार्टमेंट में आग लगी हुई है और अफरा तफरी का माहौल हर तरफ है। फायर फाइटर्स को सूचना दे दी गई है, इस आग को जल्द से जल्द बुझाया जाए, यही प्राथमिकता है। हालांकि आग कैसे लगी इस पर जानकारी नहीं है, लेकिन प्राथमिकता है जल्द से जल्द बुझाया जाए, क्योंकि ऊपर और नीचे के अपार्टमेंट में तेजी से ना फैल जाए, ये भी देखना होगा। आग से अपार्टमेंट में फिलहाल अफरा तफरी का माहौल है, लोग डरे हुए हैं, एक दूसरे से यही जानकारी कर रहे हैं कि आखिर ये आग कैसे लगी, उनके घर इसकी जद में ना आ जाएं, दूर से ही देखने को मजबूर हैं। आसपास भीड़ लगी हुई है, इस बिल्डिंग को खाली करा लिया गया है, फायर फाइटर्स अपना काम कर रहे हैं। कुर्सी रोड के स्मृति अपार्टमेंट में आग है। मोहम्मद शबाब से इस पर अपडेट लेते हैं। शबाब, इस वक्त की वास्तविक स्थिति क्या है? इस आग को अब बुझा लिया गया है, क्या चल रहा है इस वक्त वहां पर?
हाँ बिल्कुल, देखिए आग को बुझा लिया गया है और जिस अपार्टमेंट में आग लगी थी अब वहाँ पर ये कोशिश की जा रही है कि अंदर नुकसान कितना हुआ है। फिलहाल किसी भी तरीके की जनहानि नहीं हुई है। राजधानी लखनऊ का ये आउटर इलाका लगता है, कुर्सी रोड लगती है, बाराबंकी जिले से रास्ता जुड़ता है। यहाँ का ये 60 अपार्टमेंट था जिसके टी ब्लॉक के फ्लैट में ये आग लगी थी। फिलहाल आग को बुझा लिया गया है और अंदर कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह की बड़ी जनहानि तो नहीं हुई। इन तमाम बिंदुओं पर वहाँ के रहायशी लोग ही तमाम चीजें कर रहे हैं। हालांकि अपार्टमेंट की ऊंचाई ज्यादा थी, लिहाजा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी वहां पहुंचने में थोड़ी मशक्कत हुई, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही इस आग पर काबू पा लिया गया था। जी चलिए, गनीमत रही वक्त रहते इस आग पर काबू पा लिया गया, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है और बिल्डिंग के ही गार्ड्स और लोगों ने ही इनिशिएटिव लिया, खुद को भी सुरक्षित किया और जल्द से जल्द इस आग को बुझा लिया गया। शुक्रिया शबाब अपडेट के लिए। और अब सवाल कि क्या आजम खान के परिवार पर तंत्र मंत्र किया जा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक शख्स ने एक अजीब सी पोटली आजम खान के घर के अंदर फेंकी और उस पोटली के अंदर जो जो चीजें बरामद हुई हैं उनसे तंत्र मंत्र का कुछ अंदेशा लग रहा है। क्या आजम खान के घर पर हो रहा है जादू टोना? आजम के घर पर लाल पोटली का क्या है रहस्य? क्या आजम परिवार पर तंत्र मंत्र हो रहा है? ये सवाल हैरान करने वाले हैं, लेकिन सवाल उठाए जाने की वजह है आजम खान के घर में फेंकी गई पोटली। देखिए इस शख्स को। वक्त था सुबह करीब 6 बजे। ये शख्स हाथ में पोटली लेकर आजम खान के घर के बाहर से गुजरा। ये बेहद रहस्यमयी दिखाई दे रहा था। फिर उसने जो किया वो और भी हैरान करने वाला है। इसने हाथ में जो पोटली ले रखी थी वो आजम खान के घर के अंदर फेंक दी। फिर से देखिए कैसे इसने पोटली अंदर फेंकी और चुपचाप आगे बढ़ गया। लेकिन ये सारी हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई। जब आजम खान का परिवार सोकर उठा और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा ने घर का दरवाजा खोला तो उन्हें ये पोटली दिखाई दी। पोटली में जो चीजें थी वो भी हैरान करने वाली थी। पोटली में लाल रंग की चुनरी मिली है और एक टोपी भी मिली है जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये किसी मजार या कहीं से उतार कर फेंक दी गई है। उस तरह की चुनरी है जो जादू टोना या उतारे में इस्तेमाल की जाती है। पूरे मामले की गंभीरता के साथ जांच की जा रही है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर पोटली फेंकने वाले व्यक्ति की पहचान करने में जुटी हुई है। अभी सूचना मिली थी देर रात में कि आजम खान साहब के आवास में एक पोटली टाइप का कुछ फेंका गया है। उस पोटली में कुछ इस तरह की कपड़े हैं, टोपी है, कुछ जैसे मजार पर या कहीं उतार करके फेंक दिए जाते हैं। ये जो सीसीटीवी में आ रहा है 6-17 घटना है और उजाला भी है। वहाँ पर एक आदमी है जो पहचाना जा सकता है, लेकिन अभी उसकी पहचान नहीं हुई है। जिसने देखा होगा अवश्य उसे पहचान लेगा। तो वो आदमी इधर से गुजरता है और वो पोटली को आवाज़ से फेंकते हुए आगे चला जाता है। तो इसकी जांच करेंगे कि कौन आदमी है, कोई इसने फेंका। वहीं आजम खान के परिवार को अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है। आजम खान की पत्नी के आरोप है कि सुरक्षा के बावजूद उनके घर के अंदर ये पोटली कैसे फेंक दी गई। आज सुबह जब मैं अपना गेट खोलने के लिए गई तो मैंने देखा गेट के अंदर बाहर की मतलब गेट की दीवार के अंदर कुछ सामान पड़ा हुआ है। काफ़ी ढेर सारी एक पोटली में बंधा हुआ जो कि बाहर से घर के अंदर फेंका गया है। अब जबकि हमें वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है और गेट पर पुलिस तैनात है। सवाल ये है कि आखिर आजम खान के घर पर ये लाल पोटली क्यों फेंकी गई? क्यों कोई आदमी परिवार पर जादू टोना करना चाहता है? और हाँ तो वो कौन है? आजम परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आजम पर कई केस चल रहे हैं। बेटे की विदाई की जा चुकी है। कानून की तलवार लटक रही है। ऐसे में अब ये जादू टोना, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक आजम के घर पर पड़ी इस पोटली का सच सामने नहीं आया है। न्यूज़ 18 के लिए आजमगढ़ से विशाल सक्सेना की रिपोर्ट।
इधर भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा की खुदकुशी के मामले में सिंगर समर सिंह की तलाश तेज हो गई है और अब पुलिस उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने की तैयारी कर रही है। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे सुसाइड मामले में आरोपी सिंगर समर सिंह और उसके भाई संजय सिंह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। आजमगढ़, पटना, मुंबई समेत तमाम जगहों पर वाराणसी क्राइम ब्रांच की टीम तमाम ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इस बीच आशंका है कि सिंगर समर सिंह और उसका भाई विदेश भी भाग सकता है। इसी आशंका को लेकर पुलिस उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर सकती है। पुलिस की टीम लगातार समर सिंह की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। उसके मोबाइल की आखिरी लोकेशन भी आजमगढ़ थी। वहां भी टीम ने छापा मारा था, लेकिन समर सिंह का कोई पता नहीं लग पाया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने आकांक्षा के फोन को भी फोरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दिया है। पुलिस को भरोसा है कि आकांक्षा के फोन से उस केस के बारे में अहम सुराग मिल सकते हैं। आकांक्षा के फोन में फिंगरप्रिंट स्कैन का पासवर्ड लगा हुआ है। आकांक्षा की मां का रो रो कर बुरा हाल है। वो बार बार यही कह रही है कि उनकी बेटी की मौत के लिए समर सिंह और उसका भाई संजय जिम्मेदार हैं। समर सिंह का काम यह था कि खाली मेरे साथ में काम करे और किसी के साथ में काम न करे। वो किसी भी काम करने जाती थी तो उसको हरदम टॉर्चर करता था, बहुत टॉर्चर करता था। थाने पे में क्या दिया? यही जवाब मेरा, यही जवाब। हाँ, समर सिंह संजय सिंह के ऊपर एफआईआर मैंने किया है। मेरी लड़की को इंसाफ चाहिए। आकांक्षा दुबे की मां ने वीडियो जारी कर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से सीबीआई जांच की मांग भी उठाई थी ताकि उनकी बेटी को न्याय मिल सके। आकांक्षा दुबे के मां की तहरीर पर वाराणसी के सारनाथ थाने में सिंगर समर सिंह और उसके भाई संजय सिंह पर आकांक्षा दुबे को आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज हुआ था। मैं गायब करा दूंगा। वो बोली कि सही बात बोली ना, ऐसे कर बोलता है तू मुझे भी जानती नहीं है, तेरा मैं मर्डर करवा दूंगा, तू देख। कौन बोला ये? संजय सिंह ने। संजय सिंह कौन है? उसका समर सिंह का भाई। तो बोली देखती हूँ तेरे में इतनी औकात है, तू मेरा मर्डर करवा देगा। करवा दिया। 21 तारीख को धमकी दिया, इधर 25 तारीख को करवा दिया मर्डर। 24 तारीख के वही वो कोई गाड़ी लिया था तो उसने अभी बस्करी करी या कुछ भी कि माने दूसरे के पैसे पेश कर लो, उसने पे ही। आकांक्षा की मां के आरोपों के बाद अमर सिंह के फरार होने से उन पर सवाल उठ रहे हैं। क्या वाकई समर सिंह की वजह से ही आकांक्षा ने सुसाइड किया? इस बात का पता तभी चल पाएगा जब समर सिंह की गिरफ्तारी हो पाएगी। लेकिन बजाय पुलिस के सामने आने के समर सिंह बचता फिर रहा है, जिससे उसके खिलाफ शक और भी पुख्ता हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगे बढ़ते मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा गाजियाबाद में दुहाई रैपिड रेल डिपो पहुंचे। यहां पर उन्होंने दुहाई से ट्रेन में सवार होकर साहिबाबाद रेलवे स्टेशन तक का सफर तय किया और रैपिड रेल के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। माना यह जा रहा है कि अप्रैल में रैपिड रेल शुरू हो जाएगी। तो सवार आपको दिखा रहे हैं दुर्गा शंकर मिश्रा किस तरह रैपिड ट्रेन में सवार हुए और उन्होंने ट्रेन के अंदर भी जायजा लिया और उसके आसपास ट्रैक और पूरे एरिया को जाकर टीम, इंजीनियर सबसे मुलाकात की। दुहाई से लेकर साहिबाबाद तक उन्होंने रैपिड ट्रेन से सफर किया और जल्द ही आम लोगों के लिए सुविधा अप्रैल से शुरू हो जाएगी। और अगला एक वायरल वीडियो जो सभी को चौंका रहा है, ये वीडियो अमेरिका से जो वायरल हो रहा है जिसमें एवलॉन्च देखने को मिल रहा है। भयंकर एवलॉन्च का ये वीडियो आप भी देखिए किस रफ्तार के साथ बर्फ का सैलाब यहां देखने को मिल रहा है लाइव। इंटरनेट पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें यूटा यूएस में स्कीयर द्वारा देखा गया हिमस्खलन दिखाया गया है। पावर क्लाउड हिमस्खलन यूटा स्की रिसोर्ट में देखा गया था। वीडियो को यूटा एवलांच सेंटर ने यूट्यूब पर पोस्ट किया था। वीडियो में दिख रहा है कि दो स्कीयर हिमस्खलन को दूर से देख रहे हैं और इसे अपने फोन में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। बर्फ से ढके पहाड़ से भारी मात्रा में बर्फ माउंट टिम्पेनोगोस की तरफ से नीचे की ओर जाती दिखाई देती है। यह चकाचौंध बवंडर में स्कर्ट और स्नोबोर्डर्स के समूह पर तैरता है। वीडियो रिकॉर्ड करने वाले शख्स को यह कहते सुना जा सकता है,
व्हाट द हेक ब्रो, यह मेरे द्वारा वास्तविक जीवन में देखे गए सबसे बड़े हिमस्खलन में से एक है, यह हमें मारने वाला है। यूटा हिमस्खलन केंद्र के अनुसार बर्फ के बादल एक हिमस्खलन के कारण बने जो रुक गया था, जबकि हवा में बर्फ के टुकड़े चलते रहे। केंद्र ने कहा स्की क्षेत्र से सटे सूखी झीलों के क्षेत्र में हिमस्खलन का मलबा सुरक्षित रूप से रुक गया, लेकिन धूल के बादल सैकड़ों गज तक चले गए। वीडियो ट्विटर पर भी सामने आया और क्रिस हैरिंगटन द्वारा शेयर किया गया। वीडियो के कैप्शन में लिखा है, एक दोस्त पर हिमस्खलन अभी अभी मेरे साथ यह शेयर किया। हैरिंगटन ने कमेंट सेक्शन में बताया कि कोई घायल नहीं हुआ। उन्होंने लिखा, सनडांस के साथ पुष्टि की है कि यह संपत्ति से बाहर था, कोई चोट नहीं थी। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। खबरों का सिलसिला जारी है।